हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसवाइल स्टडीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम देखेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक टू डीयू एग्जाम्स सेमेस्टर 5। चलते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, डिस्कस इट्स एवोल्यूशन एज अ डिसिप्लिन। आई विल टेल यू इन वेरी शॉर्ट। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं एंड मैं आपको बताऊंगा उसको आपको एलेबोरेट करना है। एंड आप सेमेस्टर 5 में आ चुके हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इतना पता होगा कि डी के एग्ज़ाम्स में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो फिर आपको बस शीट्स भर के आनी है, आपको एग्ज़ाम में पेज भर के आने हैं खूब सारे, और आपको इसी बात को बड़ा करके लिखना है जो कि आप अब तक सीख चुके होंगे। आई विल टेल यू इन वेरी शॉर्ट चीज़ें क्या होती हैं इसके अंदर। सो इसके अंदर हम देखते हैं जो आई आर है। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि स्टडी करता है इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट्स, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज एंड अदर ग्लोबल एक्टर्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनेस्को एंड मैनी अदर्स। हम इसमें देखते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप्स एंड सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ these interactions shape global affairs। हम इसमें देखते हैं डिप्लोमेसी, कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन, ग्लोबलाइजेशन, पावर एंड गवर्नेंस। वो कैसे ग्लोबल अफेयर्स को शेप करते हैं, हम ये देखते हैं। अगली चीज़ में इसने हमसे पूछी है कि डिस्कस द एवोल्यूशन एज अ डिसिप्लिन। तो इसका एवोल्यूशन हम देखेंगे 5 पार्ट्स में। पहला, इमरजेंस पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन। इसमें हम देखते हैं कि जब ये खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर वन तो इसके बाद एक लिबरलिज्म, आइडियलिज्म शुरू हुआ। अगला हम देखते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू द रियलिस्ट टर्न। जब आइडियलिज्म वर्ल्ड वॉर टू मतलब जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तब देखा गया कि नहीं यार, आइडियलिज्म काम नहीं करता है, लिबरलिज्म इफेक्टिव नहीं है। बिकॉज अगर वो इफेक्टिव होता तो वर्ल्ड वॉर टू ना होता। इसलिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद कंट्रीज स्टार्टेड यूजिंग द रियलिस्ट आइडियोलॉजी। द रियलिस्ट टर्न उसके बाद हुआ। अगले पॉइंट पे आते हैं, द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा हम जानते हैं इट वाज बिटवीन द यूएसए एंड सोवियत यूनियन। दे वर टू मेजर ब्लॉक्स and the world was divided between the bilateral diplomacy and उस टाइम हम देख रहे थे जो इंडिया था उसके पास था नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड मैनी अदर कंट्रीज जॉइन इंडिया एज वेल। सो ये उसमें था। पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में हम देखते हैं 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन टूट के रशिया और मैनी कंट्रीज बन गई थी। बेसिकली इट वाज द यूनिलेटरल पावर, जब ओनली यूएसए वाज द ओनली पावर इन द कंट्री। फिफ्थ हम देखते हैं आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी आईआर, जो हम देखते हैं वर्ल्ड में इट इज़ कंटेम्प्रेरी। जब जो वर्ल्ड है इट इज़ इनटू द मल्टीलेटरल पावर्स, जहाँ पे यूएसए एंड रशिया और इमर्जिंग पावर्स लाइक चाइना, इंडिया हैं। तो चाइना भी एक अच्छी पावर है अभी एंड इंडिया इज़ ऑल्सो द इमर्जिंग पावर। अगला हम देखते हैं की स्कूल्स ऑफ थॉट इन आईआर। ये भी एक अच्छा पॉइंट आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, इसमें आता है तो। बेसिकली देयर आर 5 schools of thought in IR, the key basic schools of thought: realism, liberalism, constructivism, marxism and feminism, right? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है, क्रिटिकली असेस द रियलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉन रियलिस्ट अप्रोच, राइट? सो बेसिकली रियलिस्ट अप्रोच होती क्या है? रियलिस्ट अप्रोच या रियलिज्म ये एम्फसाइज करती है पावर को, स्टेट सर्वाइवल को एंड द अनार्किक नेचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब कि आज के टाइम पे हम देखते हैं जो यूएसए है वो एक अच्छा एग्जांपल है रियलिज्म का।
जो कि खुद के फ़ायदे के लिए देखता है। उनका मोटो भी है कि यूएसए फर्स्ट, राइट? तो उनके पास पावर भी है, स्टेट सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड अनार्किक नेचर, मतलब पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उनकी एक डोमिनेंस है, उसको बोलते हैं अनार्किक नेचर। स्ट्रेंथ्स ऑफ रियलिज्म क्या होती हैं? पहला, प्रैग्मेटिज्म एंड रियल वर्ल्ड रेलेवेंस। मतलब ये आज के टाइम पे हम देखते हैं यूएसए, रशिया, चाइना, तो ये चीज़ें आज के टाइम पे बहुत रियल वर्ल्ड में इसकी एक रेलेवेंस है। सेकंड, फोकस ऑन पावर एंड सिक्योरिटी। जो पावर एंड सिक्योरिटी है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कंट्री के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पावर, तो उस पे उसका फोकस रहता है, दैट्स गुड, ये इसकी स्ट्रेंथ है। सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, मतलब कि जी जो रियलिज्म है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि जी हाँ, हमें अपनी सिक्योरिटी से मतलब है, हम पहले खुद को देखेंगे। सो इट इज़ सिंपल एंड क्लियर। द क्रिटिसिजम्स ऑफ रियलिज्म, ये क्या है? इसमें भी हम देखते हैं कि 5 पॉइंट है। नेग्लेक्ट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन, या फिर अपने कुछ भी देखते हैं एनजीओज होते हैं, या फिर कोई कंपनीज होती हैं बड़ी, या फिर कुछ होती हैं एनजीओज जो कि अपना डेटा निकालते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट, उनको कभी-कभी ये कंट्रीज, हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज इनको नेग्लेक्ट कर देती हैं। तो ये इसका हो गया क्रिटिसिज्म। अगला पॉइंट, ओवर एम्फोसिस ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, मतलब कि रियलिज्म के अंदर सारा एम्फोसिस जो है वो होता है कंपटीशन पे एंड कॉन्फ्लिक्ट पे। अगला, स्टैटिक एंड डिटर्मिनिस्टिक, मतलब कि इसके जो प्रिंसिपल्स है वो फिक्स्ड है, एंड इसके अंदर एक डिटरमाइंड सिस्टम है कि कैसे हमें अपने पावर पे फोकस करना है एंड सिक्योरिटी पे फोकस करना है। अगला, इनएडिक्वेट फॉर ग्लोबल चैलेंजेस, हम देखते हैं आज के समय में रियलिज्म जो है वो अच्छा है एक स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हर काम पावर से नहीं होता है, हर काम के लिए हम बंदूक नहीं उठाएंगे। हमें अगर काम करना है तो हमें कहीं ना कहीं पे आइडियलिज्म की जरूरत भी पड़ेगी। हमें हर काम के लिए हर टाइप की जो हमने देखा था पहले, ये हमने यहाँ देखा था रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, तो हमें हर टाइप के स्कूल्स ऑफ थॉट की ज़रूरत पड़ती है। अगला, एथिकल ब्लाइंडनेस, सेम वही चीज़, आप सिर्फ पावर का यूज़ करोगे तो फिर अल्टीमेटली उससे जो आपके जो आपकी कंट्री है वो सिक्योर तो रहेगी, लेकिन किस किस बिहाफ पे? आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो क्या? वो एक, एथिक्स का मतलब होता है कि आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। तो उस चीज़ को देखते हुए इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अगला, ये एक टेबल है रियलिस्ट वर्सेस नॉन रियलिस्ट अप्रोचेस की। आप इसको वीडियो पॉज़ करके देख लीजिए। इट्स अ वेरी गुड टेबल, एग्ज़ाम में आपके ही काम आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एग्जामिन द मेजर आइडियाज इन लिबरल थिंकिंग एज एन अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। लिबरल थिंकिंग ये क्या होती है? पहला, ये एम्फसाइज करती है कोऑपरेशन, interdependence, and the role of international institutions and norms in mitigating conflict and fostering global peace. बेसिकली लिबरल थिंकिंग होती है कि जो कि बहुत खुली थिंकिंग होती है। इसके अंदर यू आर हैविंग द ओपन माइंड टू थिंक एंड टू कोऑपरेट विद द पीपल और द स्टेट्स एंड हेल्प योर नेबरहुड एंड हेल्प द पीपल। इसकी कोर आइडियाज क्या हैं? कोऑपरेशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट, आई थिंक फर्स्ट पॉइंट मैंने ये रिपीट लिख दिया पहले वाला, आई शुड कट इट, वेट। या सो पहला, कोऑपरेशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट, इसके अंदर हम देखते हैं कि हर चीज़ को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से पहले वी कैन कोऑपरेट। सेकंड पॉइंट, द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, द
the institutions like UN or the International Court of Justice, it can be used to solve the problems before having the war, right? Economic interdependence. कुछ कंट्रीज जो कि अपनी आर्थिक व्यवस्था को ढंग से मैनेज नहीं कर पाती हैं, वहाँ की सरकारें सक्षम नहीं हो पाती हैं, तो उस केस में जो वो कंट्री है वो वो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या अपने आसपास कुछ अपनी फ्रेंडली कंट्रीज से हेल्प ले सकती हैं। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, मतलब इसमें ये होता है कि लिबरलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है, it's a long thing with the liberal thinking, right? So democratic peace theory, मतलब अगर डेमोक्रेसी वहाँ उस कंट्री में है तो वो कंट्री एक कॉन्फ्लिक्ट में, एक वॉर में जाने से बचेगी। वो बहुत अनलाइकली होगा कि वो कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, उस वॉर में जा रही है। सो ऑटोमेटिकली इट एक्सप्लेन्स द थिंग अबाउट लिबरल थिंकिंग, राइट? अगला, द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। फिर से वही कि जो वर्ल्ड है, इट इज़ अ मल्टी पावर वर्ल्ड राइट नाउ। सो if liberal thinking is there, then obviously the non-state actors, the the World Bank or IMF can help the poor countries. अगला, norms and law in international politics, मतलब वही कि यहाँ पर वॉर से पहले एक एथिक्स के लिए देयर कैन बी सेट बाउंड्रीज, देयर कैन बी सेट लॉज एंड नॉर्म्स which can avoid the war and which can help the countries in times of need. अगला हम देखते हैं स्ट्रेंथ्स ऑफ लिबरलिज्म क्या होती हैं। तो जो लिबरलिज्म है, ये एक फ्रेमवर्क देता है टू अंडरस्टैंड द ग्रोइंग रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके अंदर जो नॉर्म्स है एंड ग्लोबल गवर्नेंस है, उनको समझने के लिए हमें ये फ्रेमवर्क देता है। दूसरा, हमें ये बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक टाइज इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा, highlights the relevance of non-state actors and issues like like human rights, environmental concerns, and global justice. So basically, these are the things which are apart from realism. ये चीज़ें realism में नहीं आती हैं, लेकिन ये चीज़ें हम देखते हैं बहुत important है आज के टाइम पे, जो कि liberalism हमें बताता है कि we should highlight them. अगला हम देखते हैं critiques of liberalism. इट इज़ ओवरली आइडियलिस्टिक, मतलब ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है। असल ज़िंदगी में इतनी अच्छी दुनिया नहीं होती है। आपको हर जगह पे प्यार से बात करने से काम नहीं बनेगा, हर जगह पे आपको कभी ना कभी पावर भी दिखानी पड़ेगी। सो रियलिज्म एंड लिबरलिज्म गो टुगेदर। सो एक्चुअल में अगर हम सिर्फ लिबरलिज्म फॉलो करते हैं, सो इट इज़ ओवरली आइडियलिस्टिक। सेकंड, नेग्लेक्ट ऑफ पावर डायनामिक्स, ये रियलिज्म को बिल्कुल अपोज करता है एंड ये कहता है कि पावर डायनामिक्स मतलब मिलिट्री पावर होने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ रॉन्ग। अगला, इनइक्वालिटी इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा पॉइंट, इनइक्वालिटी इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम देखते हैं कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कभी-कभी वो कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ का फ़ेवर करती हैं, जो चीज़ें कैपिटलिज़्म को फ़ेवर करती हैं, उनका फ़ेवर करती हैं, तो इट इज़ अगेंस्ट लिबरलिज़्म। सो या फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी ऐसी है कि हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, वो अपने आप में तो पीस में रहती है, लेकिन इट कैन एंगेज विद द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन वॉर। मतलब जो कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ वॉर पे जा सकती है। तो यहाँ पर भी लिबरलिज्म हो जाती है फेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनालाइज द मार्क्सिस्ट अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस। सो आपको पता होगा मार्क्सिज्म क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। इट इज़ द एम्फसिस ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्लास स्ट्रगल एंड द ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये कार्ल मार्क्स करके एक इंसान जर्मनी से थे, उनकी तरफ से, एंड फ्रिडरिच एंजल्स, उनके सबऑर्डिनेट और उनके फ्रेंड,
के काम में बेस्ड था, इसको आज बोलते हैं मार्क्सिज्म, राइट? सो या एंड it rejects the state-centric and power-focused analysis of realism and liberalism. मतलब कि जो मार्क्सिज्म है ये कहती है कि जो पावर है किसी एक इंसान के पास या फिर किसी एक सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी विद द पीपल ऑफ कंट्री एंड it is opposed by the realism and liberalism focusing instead on how economic exploitation, मतलब कि जो जो देश की मजदूर वर्ग है उनका जो होता है एक्सप्लॉयटेशन, उससे कैसे बच सकते हैं या फिर वो कैसे अ, बेकार है उसके ऊपर फोकस रहता है मार्क्सिज्म का। जो कोर प्रिंसिपल्स है ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच इन आईआर, हम वो देखेंगे अभी। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, मतलब कि इसका फोकस जो होता है इट इज ऑन इकोनॉमी ओनली। दूसरा, क्लास स्ट्रगल, ये देखता है कि देर आर क्लासेस बिटवीन पीपल, कोई हाई क्लास, कोई लोअर क्लास, कोई मिडिल क्लास। तो ये कहता है कि देयर शुड बी नो क्लास एंड चीजें शुड बी इक्वल बिटवीन ऑल द पीपल। थर्ड पॉइंट, कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। जो मार्क्सिज्म है इट अपोजेस द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, राइट? फोर्थ पॉइंट, वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। इसका मतलब है कि हमारा अगला वो पॉइंट है डिपेंडेंसी थ्योरी। इसका मतलब है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से या फिर वो जानबूझ के इस तरीके की कंडीशंस में रख दी जाती हैं कि वो डेवलप्ड कंट्रीज से नीचे रहें और उन पर डिपेंडेंट रहे। फिफ्थ पॉइंट है वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। ये हमें बताती है कि जो वर्ल्ड है वो एक सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है जहाँ पे कि जो आउटर शेल से जो रिसोर्सेज है वो भीतर जाके जो वेल्दी क्लास है उनकी तरफ उन्हें दे दिए जाते हैं और सिर्फ वहीं पे रहते हैं। तो ये एक तरीके से एक सिंपल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। सिक्स्थ पॉइंट हम देखते हैं क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म एंड रियलिज्म। सिंपल कि ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये अपोज करती है लिबरलिज्म को एंड रियलिज्म को। सेवंथ, ग्लोबल रेवोल्यूशन, मतलब कि जब से मार्क्सिज्म आया है तब से पूरी दुनिया में इसका अच्छा प्रचार हुआ और काफ़ी लोगों ने इसको फॉलो भी करा। और आज हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन के बाद चाइना जो है वो भी एंड जो रशिया है वो भी इससे करता है फॉलो। तो ये अगला हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोचेस इन आईआर। जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है उसका सामना करने के लिए। दूसरा, नियो कॉलोनलिज्म, मतलब जो जैसे ब्रिटिश एम्पायर या फिर फ्रेंच एम्पायर जो कॉलोनीज बनाता था उस टाइम पे उसको अपोज करने के लिए। जो है ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि एक टाइम पे जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है इट कैन बी अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो एंड इट कैन से दैट इट इज़ रॉन्ग, इट अफेक्ट्स द पीपल ऑफ लोकल एंड द एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो इंडिया में आती हैं एंड जो इंडिया के लोकल वेंडर्स हैं उनका नुकसान होता है। तो उसके लिए भी वी कैन यूज़ दिस अप्रोच। फोर्थ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसमें ये बात करते हैं कि जो सोसाइटी है इट शुड बी वर्किंग टुगेदर और इस वे में इट कैन वर्क कि जो इन्वायरमेंट है उसको भी दिक्कत ना पहुंचे। आते हैं अगले पॉइंट पे, स्ट्रेंथ्स ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच। पहला, फोकस ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी, मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड में इनइक्वालिटीज हो रही है अभी उसका सामना करने के लिए इट इज़ गुड, उस पर फोकस करती है ये। सेकंड, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, मतलब कि जो कैपिटलिज्म है जो कि पूंजीवाद है उसका सामने करने के लिए ये अच्छी है। तीसरा, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसका मतलब है कि जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि किस तरीके से मार्क्सिज्म का डेवलपमेंट हुआ एंड जो कंट्रीज आज डेवलप्ड हैं
जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हम देखते हैं जिनके पास अच्छा है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन, इट एक्सप्लॉइटेड मैनी अदर कंट्रीज़ टू बिकम रिच। उसको अपोज़ करती है ये और हमें ये बताती है कि आप सीखो अपनी हिस्ट्री से। सो या अगला हम देखते हैं क्रिटिक्स ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोचेज़। पहला पॉइंट ओवर एम्फसिस ऑन इकोनॉमिक्स, मतलब सारा फोकस ही आपका इकोनॉमी पे होता है, पैसे पे होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस पे होता है। एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स के अलावा भी चीज़ें होती हैं, सोशल, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड पावर, पॉलिटिक्स, मिलिट्री। सो उस पे फोकस करना चाहिए। सेकंड, नेग्लेक्ट ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, मतलब कि ये बोलती है कि जो सरकार है, इट शुड बी ऑफ पीपल, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। उस केस में जो सरकार की सोवरेनिटी है वो ख़त्म हो जाती है। अगला, रिलेवेंस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, जो आज का चेंजिंग वर्ल्ड है वहाँ पे सिर्फ मार्क्सिज्म से काम नहीं चलता। अगर सब लोग इक्वल हो जाएंगे, सभी को इक्वल सैलरी, सबको इक्वल सब कुछ मिलेगा, तब देयर इज नो स्कोप फॉर डेवलपमेंट। उस केस में वी वांट कैपिटलिज्म, राइट। फोर्थ पॉइंट, आइडियलिस्टिक विजन ऑफ रेवोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि जो रेवोल्यूशन है ये लेके आती है रेवोल्यूशन, उसके अंदर इसका जो विजन है इट इज सो मच आइडियलिस्टिक, मतलब ये ऐसा विजन है कि जो सच में देखना, मतलब जो सच में पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में बात करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ हैज द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस redefined the notion of security? हम इसका देखते हैं आंसर कि challenges the traditional approaches to global politics, जो feminist perspective है ये वाला, ये किस तरीके से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है विच वाज जेंडर बायस्ड उसको करती है चैलेंज। एंड ये एक्चुअल में फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लड़कियों के लिए फेवर कर रही है या कुछ भी। फेमिनिज्म ये चाहती है कि जो जेंडर हो उसमें एक इक्वलिटी आए, नॉट ओनली कि गर्ल्स को उनके हक मिले, लड़कियों को उनका हक मिले, ये नहीं चाहता। ये चाहता है कि जो जेंडर है वो इक्वल पे आए, राइट। उस केस में इट इज पुटिंग द जेंडर एट सेंटर, राइट। एंड सिक्योरिटी के लिए ये काम करता है। फेमिनिस्ट आइट स्कॉलर्स जो है वो क्रिटिक करती हैं द कन्वेंशनल स्टेट सेंट्रिक एंड मिलिटराइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि जो पहले की सोच है और जो स्टेट सेंट्रिक, जो सरकार के बीच में जो पावर रहती है बीच में, एंड हर चीज़ के लिए मिलिट्री पावर होना, अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसका ही अपोज करती है। ये प्रपोज करती है मोर इंक्लूसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, मतलब कि ये बोलती है कि जो इंसान है, इंसान को आप आगे रख के चलो, इंसान के बारे में सोचो, नॉट ओनली कि पावर कैसे मिले, आप इंसान का सोचो, इंसानियत के बारे में सोचो। ये बोलती है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, नॉट ओनली कि जो वुमेन है उनको उनके राइट्स मिले। हम देखते हैं अब ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी इन आईआर। सो पहला पॉइंट, स्टेट सेंट्रिक फोकस, ये हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल की, जो पहले की सोच थी। स्टेट सेंट्रिक फोकस कि सारा फोकस जो है स्टेट अपने सेंटर में रखता है, स्टेट सेंट्रिक सरकार के तरफ फोकस होता है पूरा। दूसरा, नेग्लेक्ट ऑफ नॉन मिलिट्री थ्रेट्स, द नॉन मिलिट्री थ्रेट्स वी कैन से लाइक द थ्रेट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स। तो उस केस के अंदर हम देखते हैं कि ये जो पहले की सोच थी उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करती थी। थर्ड पॉइंट, मस्कुलिनाइज्ड कंसेप्चुलाइजेशन, मतलब एक तरीके से हर चीज़ के अंदर मस्कुलिनिटी को देखना, एंड हर काम में देखना कि लड़के आगे हैं, उस चीज़ को एक कंसेप्चुलाइज करना, तो वो गलत था। थर्ड था ये। अगले पॉइंट पे आते हैं, हम ये देखते हैं कि अब फेमिनिस्ट जो है वो किस तरीके से करते हैं इस चीज़ को डिफाइन, हाउ द सिक्योरिटीज रीडिफाइंड
इन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। पहला पॉइंट, ह्यूमन सिक्योरिटी। ये कहती है कि इंसान की सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिर्फ लड़के की नहीं, इंसान की। इंसान में लड़का लड़की भी आते हैं, सभी आते हैं, हर टाइप का जेंडर आता है। सेकंड, जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये फोकस करता है कि किसी भी जेंडर के खिलाफ किसी भी टाइप का वायलेंस गलत है। थर्ड, स्ट्रक्चर वायलेंस। ये बोलता है कि जो जो वायलेंस होती है ऑफ ऑफ पीपल अगेंस्ट देयर caste, their race, people are discriminated on the basis of poverty. So ये एक स्ट्रक्चरल वायलेंस है, उसके खिलाफ भी फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बात करता है। अगला हम देखते हैं, इसमें पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी। मतलब कि इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ऑफ पीपल, लाइक रेस, कास्ट, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर रिच पुअर, तो उसके बीच में भी, सेक्शंस के बीच में जो होते हैं डिफरेंसेस, उनके बारे में बात करता है। फिफ्थ, क्रिटिक ऑफ मिलिटराइजेशन। मतलब ये बोलता है कि हर चीज़ के लिए मिलिट्री होना गलत है या फिर मिलिटराइजेशन गलत है। फॉर पावर दे शुड बी कोऑपरेशन। सिक्स्थ, ये बोलता है केयर एंड कम्युनिटी। मतलब कि हम चीज़ों को कैसे डील करते हैं इन अ कम्युनिटी ऑफ वे, कि हर किसी के कोऑपरेशन के साथ हम चीज़ों को भी डील कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट करना सही नहीं है। सेवन, ग्लोबल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट है, जो आज हम देखते हैं टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि एक हॉट टॉपिक है किसी भी जगह के लिए, उसके लिए भी फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट अप्रोच काफ़ी अच्छी है, बात करती है। अब देखते हैं की कंट्रीब्यूशंस ऑफ फेमिनिस्ट आईआर टू सिक्योरिटी स्टडीज एंड उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। पहला, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। मतलब कि जो समाज का वो सेक्शन जो बहुत समय से इनविजिबल था, इट कैन बी वुमेन, इट कैन बी पीपल हु आर वेरी बैकवर्ड, हु आर पुअर, जो बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आज वो लोग विजिबल हैं। ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ फेमिनिस्ट अप्रोच, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। अगला, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। मतलब कि सरकार में रह के जो पॉलिसी होती है उसको इन्फ्लुएंस करना, या फिर कि जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े होते हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनेस्को, यूएन असेंबली, वहाँ पर जो लोग होते हैं देर हैविंग अ न्यूट्रल माइंडसेट, तो दे ऑल्सो इम्प्लीकेट दी पॉलिसीज, विच इज़ अ गुड थिंग। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, क्रिटिक ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स। एक्चुअल में फेमिनिस्ट अप्रोच बोलती है कि किसी भी तरीके का पावर स्ट्रक्चर गलत है। सो या पावर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ये बात करती है। अब हम देखते हैं कि क्या खामियां हैं इसके अंदर, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर। द क्रिटिक्स ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन सिक्योरिटी। पहला, लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी। मतलब कि जो आज के समय में जो भी दिक्कतें हैं वर्ल्ड में, उसका आप उसको सॉल्व करने के लिए यू कैन नॉट बी जनरलाइज्ड अबाउट द थिंग ऑफ जेंडर, राइट। आप किसी सेक्शन जो बैकवर्ड है या फिर कोई कोई सेक्शन के पास कोई डिफरेंसेस हैं, आप उन पे फोकस करके पूरे स्टेट का कल्याण नहीं कर सकते। अगला, ओवर एम्फोसिस ऑन जेंडर। मतलब कि जो जेंडर है उस पे आपका फोकस जो ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अपने लेते हैं एग्जांपल एज अ द बैकवर्डनेस ऑफ अ फीमेल सेक्शन, राइट। तो उस पे फोकस करने से आप जो एक स्टेट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ एक चीज़ या फिर एक जेंडर पे फोकस करने से वो चीज़ सॉल्व नहीं होती है। यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय फोकसिंग द होल कम्युनिटी। थर्ड पॉइंट, challenges to implementation. There are
there are many problems in implementation of feminist approach in IR, because we need to use military, we need to use the power in military, and to make things work in the realist world, right? सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये हमारा है, व्हाट इज बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म, डिस्कस द नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जो यूरोसेंट्रिज्म है, ये बताता है हमें कि जो डोमिनेंस ऑफ यूरोपियन और वेस्टर्न सेंट्रिक पर्सपेक्टिव है इन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड सोसाइटी, वो होती है यूरोसेंट्रिज्म। अगर हम उससे हट के बात करते हैं, जो कि अलग होती है उससे, विच इज़ द इंडियन और अफ्रीकन, तो उसको बोलते हैं नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, राइट? उसमें ये हमें बताता है अल्टरनेट ग्राउंड्स ऑफ हिस्ट्रीज, कल्चर्स एंड फिलोसफीज। अब की कंट्रीब्यूशंस जो है उस अपनी नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के, वो क्या है? डिसेंटरिंग द वेस्टर्न डोमिनेंस, मतलब कि जो यूरोपियन जो सोच थी, राइट, उससे हट के बात करता है, राइट? एक अलग हमें देता है पर्सपेक्टिव बात करने का, उसको चीज़ को समझने का। एड्रेसिंग ग्लोबल इनइक्वालिटीज, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है उसको ये फेस करता है और उसके बारे में बात करता है। तीसरा, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क, मतलब कि जो ये हमें एक अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क देता है, ये हमें एक अल्टरनेटिव कंसेप्ट देता है चीज़ों को समझने का। फोर्थ पॉइंट, रीजनल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट्स, मतलब कि जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, उसके बेस पे हम समझ सकते हैं उस चीज़ को, एक कंटेक्स्ट को समझ सकते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। अगला हम देखते हैं द क्रिटिक्स ऑफ नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स। पहला, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थ्योरीज, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट नॉन वेस्टर्न थिंकर्स हैं, जो नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा हैं, और हम सभी का यूज़ करके एक कंबाइंड, एक यूनिवर्सली अप्लाइड थ्योरी नहीं बना सकते। सेकंड, ओवर एम्फोसिस ऑन कल्चर, मतलब कि ये जो कल्चर है उस कंट्री का या फिर जो रीजन का कल्चर है, वो उस पे ओवर एम्फोसिस करती है, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड, लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस, इसका मतलब है कि जो होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव का पहुँचना मुश्किल होता है, बिकॉज दे आर मेनली डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, द यूरोपियन पर्सपेक्टिव। चलते हैं अगले चीज़ पे। हम समझते हैं अब देर आर लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस, या आप बस याद कर लीजिए कौन से 5 तरीके के होते हैं नॉन वेस्टर्न: चाइनीज़, इंडियन, इस्लामिक, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज कंट्रीब्यूशंस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इट्स अ रिच कंट्री ऑफ ग्रेट हिस्ट्री। तो इसके अंदर हम देखते हैं फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशंस। पहला, कौटिल्यास अर्थशास्त्र, एंशियंट रियलिज्म। हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे चाणक्य, या जिनको हम कौटिल्य भी बोलते हैं, उनका अर्थशास्त्र जो था, it was about the politics, it was about the IR, it was about the diplomacy, it was about the economy. So ये एक बहुत ही important part है of ancient realism, right? अगला हम देखते हैं गांधीयन philosophy। ये हमें देती है एथिक्स आईआर के अंदर, जो महात्मा गांधी इंडिया के थे, वो हमें देते हैं कि कैसे हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज एथिक्स ऑल्सो, दे शुड बी एथिक्स। तीसरा, नॉन वेस्टफेलियन पर्सपेक्टिव्स, ये हमें बताता है कि देयर शुड बी एन होलिस्टिक
वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। जैसे कि जो वेस्टफेलियन पर्सपेक्टिव होता है, उसके अंदर चीज़ें होती है स्टेट सेंट्रिक, लेकिन नॉन वेस्टफेलियन के अंदर हम देखते हैं कि जो चीज़ें हैं यहाँ पर पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट। तो सभी लोगों के लिए काम किया जाता है, दैट्स नॉन वेस्टफेलियन पर्सपेक्टिव। अगला हम देखते हैं, इंडिया ने दिया था नॉन अलाइंड मूवमेंट। जब हम देखते हैं कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे द वर्ल्ड वाज इनटू बायलैटरल रिलेशंस। इन दी बायलैटरल पावर्स जैसे यूएसए एंड यूएसआर के बीच में पावर थी। एक कोल्ड वॉर था एंड देयर वर टू ब्लॉक्स ऑफ पीपल ऑफ कंट्रीज। सो उस टाइम पे इंडिया सेड कि हमें किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है। वी डोंट वांट टू बी विद अमेरिका और यूएसआर। वी विल बी सेपरेट इन आवर ओन नॉन अलाइंड मूवमेंट। अगला, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स। हम देखते हैं कि इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। तो जब ब्रिटिश इंडिया से गई, तो उस टाइम पे भी इंडिया वाज वेरी एक्टिव इन आईआर एंड वी वर द क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश। बेसिकली वी वर द क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम एंड जो कॉलोनियल क्रिटिक्स हैं, आई थिंक मैंने यहाँ पे एक गलत लिख दिया है ये। वेट, इट शुड बी theoretical contributions. Wait, yeah, right. So यहाँ हम देखते हैं theoretical contributions of India। पहला, सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। मतलब कि जो इंडिया है उसकी एक रिच हिस्ट्री है। उसने हमें दिया है सॉफ्ट पावर लाइक योगा एंड जो यहाँ की हिस्ट्री है, जो यहाँ की फिलोसफीज है ऑफ बुक्स, ऑफ आर रिलीजन, ऑफ आर प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन। सो ये एक अलग डिप्लोमेसी है इंडिया की विच वी कैन हेल्प टू डील विद दी अदर कंट्रीज। अगला हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो इंडिया का वे ऑफ स्टांस है इन द आईआर, इट इज आल्सो वेरी गुड। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। इसका मतलब ये है कि इंडिया इज एक्टिव इन द डेवलपमेंट रिलेशंस, फॉर एग्जांपल दी साउथ साउथ कोऑपरेशन, या फिर हम देखते हैं ब्रिक्स, या फिर वी कैन सी अदर समिट्स आल्सो, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक जब जहाँ पे बात डेवलपमेंट की आती है, तो वहाँ पे इंडिया काफ़ी एक्टिव रहता है। उस चीज़ के अंदर भी डिप्लोमेसी काफ़ी हेल्पफुल रहती है इंडिया के लिए। चलते हैं अगली स्लाइड पे। हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं टू ग्लोबल गवर्नेंस। पहला, रोल इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। जो इंडिया है, it is very active in the multilateral institutions of world like UN। and हम देखते हैं इंडिया की forces are also active in UN peacekeeping force and it shows the activeness of India। आप इस पॉइंट को भी अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो। इंडिया इज एक्टिव इन IMF also, in World Bank also, everywhere basically, right? So पीस कीपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारा अगला पॉइंट है। इंडिया doesn't promote the war or violence। एंड कभी भी इंडियन हिस्ट्री में इंडिया ने कभी भी पहला वार नहीं करा है किसी भी कंट्री पे, इफ देयर इज एनी वॉर। सो और ऊपर से अगर वॉर होता भी है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द सॉल्व करने के बारे में इंडिया बात करता है। अगला हम देखते हैं, हम इन्वायरमेंटल लीडरशिप के बारे में। यहाँ हम देखते हैं कि जो इंडिया है उसका एक मोटो है कि हमें कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना है जल्द से जल्द, एंड उसके लिए इंडिया काम भी कर रहा है। एंड क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया इज़ वेरी एक्टिव। सो यहाँ भी इसका एक काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। अगला हम देखते हैं कंट्रीब्यूशंस टू रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्डर।
पहला पॉइंट, लीडरशिप इन साउथ एशिया, मतलब कि जो साउथ एशियन रीजन है वहाँ पे इंडिया हैज़ इमर्ज टू बी द लीडर। अगला पॉइंट, सिविलाइजेशन डायलॉग, इसका मतलब ये है कि जो इंडियन सोसाइटी है इट इज़ वेरी रिच इन इट्स हिस्ट्री, राइट। एंड जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडिया की हिस्ट्री है इट टेल्स अस मैनी थिंग्स, लाइक द वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य अगेन, इसने वो दिया है एक अर्ली फॉर्म ऑफ रियलिज्म, जो आइडियाज इसके अंदर थे, इट टेल्स द इंटरनेशनल स्कॉलर्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन हाउ टू वर्क, राइट। और उससे एक क्रॉस कल्चरल आइडिया डेवलप होता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का। अगला हम देखते हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशंस। पहला, डीकोलोनाइजिंग आईआर थ्योरी, फिर से वही जो मैंने पहले बोली थी, ऑफ ब्रिटिश कोलोनाइजिंग इंडिया। अगला, प्रैक्टिकल रेलिवेंस, आज इंडिया जो करता है इट इज़ वेरी मच relevant in the today's world. थर्ड पॉइंट, डाइवर्सिटी इन पर्सपेक्टिव्स, जो इंडिया है उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, राइट। एंड वी कैन सी इन द वर्ल्ड ऑर्डर देयर आर ऑलरेडी मैनी पर्सपेक्टिव्स, उसमें से अगर एक इंडिया का है तो हम ये भी देखते हैं कि इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव एक्चुअल में, एंड वो काम करता भी है, एंड इट इज़ वेरी मच, it is a very nice perspective to see the things। and other countries जो इंडिया की दोस्त हैं, it looks upon India as a strategic partner in those times। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, एडवोकेसी फॉर द ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ है उसके अंदर भी इंडिया हैज़ इमर्ज टू बी अ लीडर। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वहाँ पे द मेजर कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, रशिया, चाइना, उन सभी के अंदर देयर इज अ टू मच पावर पॉलिटिक्स। बट ग्लोबल साउथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट है ही नहीं, तो उस केस के अंदर इंडिया हैज इमर्ज टू बी द लीडर एंड फॉर द ग्लोबल साउथ एंड एज अ वॉइस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्चुअली इट्स शॉर्ट नोट ऑन सोवेरेनिटी, मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तो आई मेड अ शॉर्ट नोट ऑल्सो। सोवेरेनिटी इज अ कोर कंसेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। ये हमें बताता है कि जो एक स्टेट है उसके पास एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है चीज़ों को सॉल्व करने की, एंड there should be no interference by the external actors, by the external states, right। अगर जो एक स्टेट है वो चीज़ों को सॉल्व कर रहा है विद देयर ओन थिंकिंग, जिस पे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सॉवरेनिटी, राइट। ये फंडामेंटल है एक मॉडर्न स्टेट सिस्टम के लिए, जो कि 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से आई थी। It established the principles of territorial integrity and non-intervention, non-intervention, right? So इसके जो की फीचर्स वो क्या है, हम देखते हैं। इंटरनल सोवरेनिटी, इसका मतलब है कि जो कंट्री है उसके पास फुल सोवरेनिटी है, उसके पास फुल फ्रीडम है टू एक्सरसाइज द सिक्योरिटी एंड द कंसर्न्स ऑफ इट्स टेरिटरी, इट्स ऑफ इट्स ओन domestic country and its states and people। अगला पॉइंट, एक्सटर्नल सोवरेनिटी, इसका मतलब ये है कि जो कंट्री है इट इज़ फ्रीडम टू एक्सरसाइज इट्स ओन डिसीजंस इन द आईआर, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, लीगल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। इसमें जो पहला पॉइंट है लीगल, राइट, इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो इंटरनेशनल जो होते हैं लाइक यूएन, वहाँ पर इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल
गवर्नेंस के अंदर सभी स्टेट्स को इक्वल स्टेटस मिला हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंट्रीज़ है लाइक यूएसए एंड अ स्मॉल कंट्री लाइक युगांडा, तो दोनों को सेम स्टेटस मिला हुआ है, कोई छोटा-बड़ा नहीं है। अगला हम देखते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन, मतलब कि जो जो कंट्री है वो अपनी पावर को यूज़ कर सकती है विद फुल फ्रीडम, विद नो इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, एंड उसको छूट है अपनी पॉलिटिक्स को करने में। या सो दैट्स द पॉइंट। हम देखते हैं हम क्या चैलेंजेस है सोवरेनिटी के अंदर। पहला पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो उस केस के अंदर सोवरेनिटी जो है थोड़ी सी वो डिस्टर्ब होती है, बिकॉज जो बिग कंपनीज लाइक एमएनसी जो हैं बड़ी बड़ी, जो छोटी कंट्री में आती हैं तो वहाँ पर अपना मार्केट डोमिनेट करती हैं वो। सेकंड चीज़, जो बड़े स्टेट्स हैं वो अपने आसपास के नेबरिंग छोटे स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इस केस में भी हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है इट इज़ अगेंस्ट द सोशलिज्म, इंटरवेंशनलिज्म। इसका मतलब ये है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या फिर जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वो एक पर्टिकुलर कंट्री के अफेयर्स में इंटरवीन नहीं कर सकती, राइट? तो उसके अंदर अगर उस कंट्री को किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, बाकी कंट्रीज़ बिना बुलाए या फिर उसकी हेल्प करने के लिए ऐसे नहीं आ सकती हैं या फिर इंटरवीन नहीं कर सकती हैं किसी भी केस में। इट इज़ ऑल्सो दी अगेंस्ट द सोशलिज्म थिंग, या फिर एक तरीके से ये इसका एक डिमेरिट है, राइट? तो थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो एनजीओज़ हैं, जो पावरफुल कंट्रीज़ या फिर जो बड़े-बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इट अफेक्ट्स द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री। भाई अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप होगा जो देश पे हमला करेगा, तो अल्टीमेटली उस देश को नुकसान तो होगा ही, उसकी पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही। तो उस केस में भी सोवरेनिटी उस कंट्री की डिस्टर्ब होती है। फोर्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर थ्रेट्स। जो साइबर अटैक्स होते हैं आज के टाइम पे हम देखते हैं बड़े-बड़े कंट्रीज़ के अंदर जो सिस्टम्स हैक होते हैं, इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द कंट्री सिक्योरिटी एंड पीपल एंड द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ दैट कंट्री। सो ये था हमारा ऑफ पॉइंट सोवरेनिटी, राइट? सो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप चाहते हैं वीडियो आगे और कैसी आए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।